रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रिंकू की शादी को 2 महीने ही बीते थे। रिंकू को घूमने फिरने का काफी शौक था। अब रिंकू एक रोज देर शाम अपने पति राजेश के साथ मार्केट जाती है। तभी मार्केट में पहुंचकर रिंकू देखती है कि वहां उसके फेवरेट गोले मिल रहे थे, जिसे देखकर रिंकू अपने पति से कहती है, सुनिए ना, आपने अभी कहा था कि तुम्हें कुछ खाना है तो मुझे वो गोला खाना है। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम, ये भी कोई खाने की चीज है? अरे मुझे ये सब पसंद नहीं। अब चलो भी, हमें मार्केट में सामान लेना है। नहीं, मुझे गोला ही खाना है। बहुत समय हो गया है। अगर आपने मुझे ये नहीं खिलाया ना तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अब अपनी पत्नी की जिद पर राजेश अपनी पत्नी को गोला खरीद कर देता है और रिंकू भी उस गोले को खाने लगती है। हालांकि बच्चों के बीच में रिंकू गोला खाते हुए अजीब लग रही थी। ये देखकर राजेश रिंकू से थोड़ा दूर खड़ा हो जाता है। तभी राजेश का बॉस राजेश को देखकर कहता है, अरे राजेश, तुम यहाँ सामान लेने आए हो क्या? जी सर, मार्केट आया था घर का सामान लेने। अब राजेश अपने बॉस से बातें कर ही रहा था कि तभी रिंकू अपने पति के पास आती है और राजेश से कहती है, जी सुनिए ना, आइए ना, आप भी गोला खाइए ना। अरे मुझे नहीं खाना, कहा ना, जाओ यहाँ से। कौन है ये पागल? राजेश, तुम इसे जानते हो? नहीं सर, होगी कोई पागल, पूरे कपड़े में भी रंग लगा दिया। अच्छा तो ठीक सर, मैं चलता हूँ। अब रिंकू को छोड़कर राजेश आगे निकल जाता है और रिंकू पीछे से गोला हाथ में लिए ही दौड़ते हुए कहती है, सुनिए जी, कहाँ जा रहे हैं मुझे छोड़कर? अरे रुकिए तो सही। अरे ये औरत तो बहुत बड़ी पागल है, अनजान आदमी के गले पड़ रही है। तू चुप कर, वो मेरे सजनवा हैं, कोई अनजान आदमी नहीं। अब करीब 10 मिनट बाद राजेश आता है। तब तक रिंकू वहीं होती है और राजेश को देखकर रोने लगती है। अब जैसे ही दोनों घर आते हैं तो रिंकू के चेहरे और लाल रंग को देखकर रिंकू की सास सरला रिंकू से कहती है, बहू ये क्या, तुझे टीवी जैसे भयंकर बीमारी है क्या? राम राम, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। किससे टीवी है? कौन सी टीवी है? नाना माँ जी, मुझे कुछ भी नहीं है ऐसा। बहू झूठ तो ना बोल, कम से कम बोल तो तेरा इलाज करवाऊं। अरे माँ, कोई बीमारी नहीं है इसे, ये अभी गोला खा कर आई है, वही लगा है इसके मुंह पर, जिसे आप खून समझ रहे हो। सत्यानाश बहू, ये क्या तरीका है गोला चूसने का? देखो तो अपना मुंह, पूरी चुड़ैल लग रही है, जैसे किसी का ताजा खून पीकर अभी अभी आ रही हो। रिंकू ने अपने फेवरेट गोले की वजह से कांड ही करवा दिया था। अब अगली सुबह करीब 10 बजे सरला के घर विमला भी होती है। तभी राजेश अपने कमरे से उठकर आता है और हॉल में जाकर बैठ जाता है। तभी विमला सरला को इशारा करती है और कहती है, देख न सरला, अपने बेटे को क्या करवा कर आया है। राम रे राम, ये क्या है? कमीने को एक पैसे की शर्म नहीं है। बहू, ओ बहू, कहाँ है तू? क्या हुआ माँ जी? मैं तो उनके लिए चाय बना रही थी। वो सब बाद में करियो। ये देख, राजेश की कमीज पर ये खून के कैसे निशान हैं। जाकर उसे बोल वो कमीजें खोले। तुम दोनों में कोई शर्म बची है या नहीं? अरे ये तो माँ जी मेरे गोले का रंग है जो मैंने कल खाया था। गोले का ही लाल रंग है ना ये, कुछ कहीं और तो नहीं सरला? अब विमला के जाने के बाद सरला अपने बेटे राजेश और रिंकू को सुनाते हुए कहती है, तुम दोनों को शर्म है कि नहीं? ये सब क्या देखना पड़ रहा है इस उम्र में? अब देर शाम रिंकू को फिर से गोला खाने का मन होता है, जिसके लिए वो अपनी सास से कहती है, माँ जी आज शाम की चाय के लिए चीनी और चाय पत्ती नहीं है और वो भी आज लेट आएंगे, तो क्या मैं मार्केट से कांता आंटी की बेटी पिंकी के साथ जाकर ले आऊं? इतनी जल्दी चीनी पत्ती खत्म हो गई? अगर ऐसा है तो तू पिंकी के साथ जाकर जल्दी आ जाइयो बहू। अब रिंकू अपनी पड़ोसन के साथ मार्केट निकल जाती है, वो भी झूठ बोलकर, और वहाँ जाकर गोला खाती है। और जब रिंकू गोला खाकर घर लौट रही थी तभी विमला गोले के काले रंग को रिंकू के मुंह पर लगा हुआ देखकर जल्दी से सरला के पास जाती है और सरला से कहती है, सरला तू तो लुट गई, बर्बाद हो गई। ये क्या देखने को मिल रहा है? अरे क्या बोल रही है विमला तू? क्या हुआ, बताएगी कुछ? मैं कैसे लूटी, कैसे बर्बाद हुई? अरे तेरी बहू का मुंह किसी ने काला कर दिया है, ना जाने कहाँ को गई थी जो ये सब हो गया। क्या बात कर रही है? मेरी बहू का मुंह किसी ने काला कर दिया? अब जब सरला विमला के साथ बाहर आती है तो वो देखती है कि रिंकू के मुंह पर काला रंग लगा है और वो आधे घूंघट में है। ये देखकर सरला अपनी बहू का हाथ पकड़कर घर में लाती है और कहती है,
बहू ये सब क्या है? तूने तो मेरी पूरे मोहल्ले में नाक कटवा कर रख दी है। लेकिन माँ जी मैंने ऐसा किया क्या है? आप मुझे ऐसी बातें क्यों बोल रही हैं? क्यों ना बोले तेरी सास ये सब। उसकी जो इज्जत गई है उसका क्या। बहू अब बता भी दे कि कहाँ से मुंह काला करवा कर आई है। अरे माँ जी ये सब क्या बोल रही हैं आप? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कहीं आप मेरी शक्ल पर गोले का रंग तो नहीं? तो ये गोले का रंग है। सत्यानाश हो बहू, ये सब क्या है? और तू और ये तेरा गोला ना। अरे सरला ये गोला क्या होता है? मैंने तो कभी नहीं खाया। खाइयो भी नहीं, वरना तो तुझे भी लोग इसी की तरह कहेंगे कि कहाँ से मुंह काला करवा कर आई है। अब अगले रोज रिंकू अपनी सास से कहती है, माँ जी आज मैं आपके लिए एक ऐसी डिश बनाने जा रही हूँ जिसे खा कर ना आप भी यही कहेंगी, वाह क्या डिश बनाई है। अच्छा बहू, ऐसा क्या बना रही है? जरा मैं भी तो देखूं। माँ जी अब आप शाम में ही देखना क्या और कैसे बनता है। अब रिंकू देर शाम अपनी सास के लिए चाय की जगह बर्फ के गोले वाली चाय लेकर आती है और अपनी सास को कहती है, देखो माँ जी ये मैंने क्या बनाया है, बस आप इसे जल्दी से खा लो वरना ये पिघल जाएगा। गल जाएगा क्या मतलब है? ये क्या बना कर लाई है तू? इसमें चाय कहाँ से आया? ये क्या है? चाय और पानी? माँ जी ये मेरा फेवरेट गोला है, लेकिन आज का फ्लेवर चाय है, मैंने गोले में चाय डाल दी है माँ जी। राम राम, बहू तू पागल तो नहीं हो गई? चाय में बर्फ डालकर लेकर आई है और मुझे कह रही है चाय वाला गोला लाई हूँ। अब सरला अपनी बहू के इस गोले खाने की आदत से परेशान हो चुकी थी, जिस वजह से वो अपनी बहू को सबक सिखाने के लिए अगले ही दिन मार्केट जाती है और वो भी अपनी बहू के साथ। और जब दोनों मार्केट पहुंचते हैं तो वैसे ही सरला अपनी बहू से कहती है, बहू जरा तू उस फल वाले से अनार के दाम पूछ करा, तब तक मैं तेरे लिए गोले बनाती हूँ। सच्ची माँ जी आप मेरे लिए गोला बनवा रही है तो ना आप ना उसे कहना लाल वाला रंग ही डाले, वो ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। अब रिंकू जब तक आती है सरला उसके लिए गोला बनवा कर रखती है और जैसे ही रिंकू उस गोले को खाती है वो गोले वाले से कहती है, भैया इसमें से ये कैसी खुशबू आ रही है, जैसे आपने इसमें शैम्पू डाल दिया हो। मैं भी तो खा रही हूँ, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। खा भी ले बहू, चल जल्दी मार्केट से सामान लेकर घर भी जाना है हमें। माँ जी चलो, मुझसे तो ये गोला नहीं खाया जाएगा, ना जाने मुझे क्या अजीब सा लग रहा है। हाँ बहू, तुझे इसलिए भी अच्छे नहीं लग रहे होंगे कि तूने खूब खा लिए गोले। अब देर रात जैसे ही घर का सारा काम करके रिंकू सोने जाती है उसे खूब उल्टियाँ होती है। ये देखकर सरला मन ही मन कहती है, अब खाए ना गोले, वो तो मैंने इसकी इस आदत को छुड़वाने के लिए उस गोले में शैम्पू डलवा दिया था। अब आएगा इसे मजा, आए दिन कोई ना कोई कांड करके चली ही आती है। अब रिंकू को इतनी उल्टियाँ होती है कि वो अब कभी दोबारा गोले को हाथ तक ना लगाने का फैसला करती है और फिर कभी गोले को नहीं खाती। विमला एक बहुत ही शर्मीली औरत थी। पहले वो गांव में अपने पति के साथ रहती थी, लेकिन कुछ टाइम बाद वो लोग शहर आ गए। शहर तो वो आ गई, लेकिन उसकी आदतों में बदलाव नहीं आया। वो अब भी यहाँ लंबा सा घूंघट काट कर रहा करती। उसके मोहल्ले वालों में से किसी ने आज तक उसे नहीं देखा था। ऐसे ही एक दिन विमला आधे गज के घूंघट में अपनी पड़ोसन लक्ष्मी के साथ बाजार से सामान लेकर आ रही थी। तभी लक्ष्मी कहती है, अरे विमला बहन, पूरे मोहल्ले में एक तुम ही हो जिसका चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा। अरे अब तो अपना मुंह दिखा दो, मैं तो इतनी अच्छी सहेली हूँ, फिर मुझे तो कम से कम अपना मुंह दिखा दो। नहीं नहीं, हमारे में बस पति के ही आगे बिना घूंघट के जा सकते हैं, वरना तो हमें बिना घूंघट लिए कहीं जाना ही नहीं होता। और तू तो मेरी सबसे खास सहेली है, इसलिए तुझे तो अच्छे से समझना चाहिए मेरी बात को। हाँ लेकिन एक औरत हूँ मैं, तो मुझको तो अपना चेहरा दिखा ही सकते हो ना। अब तो इसमें कोनो परेशानी नहीं है ना। देख, मैं तुझे अपना चेहरा नहीं दिखा सकती, वैसे भी तू मेरी आवाज तो पहचान ही लेती है ना। हाँ लेकिन हमें तो पता चलना चाहिए ना आखिर इस घूंघट के पीछे है कौन। या अब तक जैसे आवाज से पता करते हैं वैसे ही करना पड़ेगा। यहाँ लोग आवाज से ही पहचान लेते हैं, तो अपना मुंह दिखाने का क्या फायदा। इतने साल हो गए मेरी शादी को, अब तो सब मुझे अच्छे से जानते हैं। हाँ जानते हैं ना, घूंघट वाली के नाम से इतना टाइम हो गया, लेकिन अभी तक मोहल्ले में एक भी ऐसा नहीं है जिसने तेरी शक्ल देखी हो। अब क्या अपनी बहू के साथ ही अपनी मुंह दिखाई करेगी तू? अब बहू मेरी तरह थोड़ी आएगी जो थोड़ी शर्म भी रखे। वैसे भी आजकल के बच्चे ये सब कहाँ मानते हैं, उनको जो करना होता है वो तो वही करेंगे ना। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरे लड़के के लिए एक बहुत ही अच्छी लड़की मिल जाए, और क्या चाहिए मुझे। अब तो वो तू ही जाने, यहाँ किसी ने मोहल्ले में तेरा चेहरा ही नहीं देखा।
तो ये तो अब तू और तेरी बहू जाने कि तेरी बहू के भी दर्शन होंगे या नहीं होंगे। दोनों इस तरह बातें करते हुए घर आ जाते हैं। अब तक आप लोगों को ये पता चल ही गया होगा, यहाँ इतने टाइम होने के बाद भी आज तक विमला की ही मुंह दिखाई नहीं हुई थी। कुछ दिनों बाद विमला एक रूबी नाम की लड़की से अपने बेटे की शादी करवाती है और उसे अपने घर लेकर आती है। जब रूबी वहाँ आती है तो विमला से कहती है, माँ जी, नई शादी तो मेरी हुई है ना, तो आपने ये घूंघट क्यों किया हुआ है? हटाओ ये घूंघट, मैं भी तो अपनी सास को देखूं जरा। नहीं बहू। लेकिन क्यों माँ जी? हटाओ ना अपना ये घूंघट, मुझे अपनी सास का मुंह देखना है। शादी में तो कुछ नहीं बोला, लेकिन अब तो दिखा ही सकती हो ना अपना मुंह। नहीं बहू, मेरी जब से शादी हुई है तब से लेकर आज तक मैं हमेशा घूंघट में ही रहती हूँ, तो घूंघट हटाने को तो मत ही बोल। और मैं तो बोलती हूँ तू भी घूंघट में ही रहा कर, नई नवेली दुल्हन को वैसे भी जल्दी नजर लग जाती है। क्या माँ जी, आप भी ना आज के जमाने में जी रही हो आप, और बातें इतने पुराने जमाने की कर रही हो। जो सच है मैं तो वही बोल रही हूँ, इसमें जमाने वाली कोई बात नहीं है। नजर न लगने के डर से ही सही, लेकिन थोड़ी बहुत शर्म तो होगी ही, इसलिए घूंघट कर ले। यहाँ मैं आपको अपना मुंह दिखाने को बोल रही हूँ और आप हैं कि मेरा ही मुंह छुपा रही हैं। आज तक तो मैंने एक दिन भी अपने सर पर चुन्नी नहीं रखी, तो इतना लंबा घूंघट कहाँ से करूँगी? कोई बात नहीं है बहू, आदत हो जाएगी धीरे धीरे, घूंघट में रहना ही ठीक है। मैं यहाँ घूंघट में रहने से मना कर रही हूँ, मुझे घूंघट में रहने का कोई शौक नहीं है। ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी, हम तुझे किसी चीज के लिए मना तो नहीं करेंगे, लेकिन अभी 1-2 दिन रुक जा, पहले तेरी मुंह दिखाई हो जाए, फिर तू वो करियो जो तेरा मन करे। हाँ, आपकी बात तो सही है, लेकिन लोग मेरी मुंह दिखाई करने से ज्यादा आपकी मुंह दिखाई के लिए आएंगे, देख लेना। मेरी तो आधी से ज्यादा जिंदगी अब इसी घूंघट में निकल गई, तो अब क्या ही घूंघट हटाना। तू जा आराम कर ले, तेरी मुंह दिखाई की रस्म का मुहूर्त 2 दिन बाद का ही है। ठीक है माँ जी, जैसा आपको ठीक लगे। विमला अपनी बहू की मुंह दिखाई की तैयारियां करने लगती है और वहीं पर रूबी भी विमला के कहने पर घूंघट करके ही बैठी होती है कि इतने में विमला का पति कमलेश घूंघट में विमला को ना पहचान कर रूबी के पास जाता है और रूबी से कहता है, अरे भाग्यवान, इतनी देर से बोला हुआ है मेरी शर्ट निकाल दो, तुम्हें क्या सुनाई नहीं दे रहा है? इस घूंघट की वजह से कानों में आवाज जाने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही है ना? जी जी, वो मैं रूबी हूँ। माँ जी वहाँ खड़ी हैं, काम कर रही हैं। ओह सॉरी बहू, तुम दोनों ने ही घूंघट ले रखा था तो मैं जल्दी पहचान नहीं पाया। हाँ तो ससुर जी, माँ जी को बोलो ना मेरी मुंह दिखाई के साथ साथ अपनी भी मुंह दिखाई करवा ले। वो दूसरों को तो छोड़ो, कम से कम मुझे तो उनका चेहरा दिखा ही दो। अब बहू क्या ही बोलूं मैंने तो बस ऐसे ही बोला था एक बार कि घूंघट किया करो, लेकिन तब से आज तक ये घूंघट ही नहीं हटाती है। गांव से शहर में भी आ गए तब भी नहीं हटाती। यहाँ लोग बहू की मुंह दिखाई करने से ज्यादा सास की मुंह दिखाई में ज्यादा दिलचस्पी रखेंगे। हाँ लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, हमारी तो उम्र भी निकल गई, अब तो समय तुम लोगों का है अच्छे से जीना। ऐसे कैसे? मेरी मुंह दिखाई तो हो ही रही है, लेकिन इस मुंह दिखाई को मैं बहुत यादगार बनाना चाहती हूँ, जिसमें मेरी सास की भी मुंह दिखाई होगी। रूबी अब अपनी सास की भी मुंह दिखाई करवाना चाहती थी और 2 दिन बाद जब रूबी की मुंह दिखाई का समय आता है तो विमला पूरे घर को अच्छे से सजाती है और धीरे धीरे करके घर में मेहमान आने शुरू होते हैं। आस पड़ोस के लोग भी आने लगते हैं। तभी लक्ष्मी विमला से कहती है, अरे विमला, अपनी बहू को तो बुला, आप क्या मुंह दिखाई के नाम पर अपनी बहू को भी दिखाएगी नहीं क्या? अरे हाँ, मुंह दिखाई करवानी है तभी तो तुम सबको यहाँ बुलाया है। आप सब लोग बैठो, मैं बुला कर लाती हूँ अपनी बहू को। हाँ जाओ, और सबके खाने का भी इंतजाम कर देना, ठीक है? हाँ हाँ, संभल कर जाना, कहीं घूंघट की आड़ में गिर न जाओ। मैं भी चलूँ क्या तुम्हारे साथ बहू को लेने? इतने सालों से संभाला है मैंने, तो आज भी घूंघट के साथ संभाल लूंगी। रुको यहीं मैं लेकर आती हूँ अपनी बहू को। विमला रूबी को लेकर आती है और उसे वहाँ पर बैठा देती है। जैसे ही रूबी आती है, लक्ष्मी फिर बोलती है, तेरी बहू की सबसे पहले मुंह दिखाई तो मैं ही करूँगी। सास की शक्ल ना देख पाई तो क्या हुआ, कम से कम बहू की तो देख लूं। नहीं नहीं, मेरी मुंह दिखाई सबसे पहले मेरी सास ही करेगी, मैं यही चाहती हूँ। आइए ना माँ जी। अरे कोई बात नहीं बहू, लक्ष्मी को ही करने दे, मेरा क्या है, मैं तो घर की ही हूँ, जब मन होगा तब देख लूंगी। नहीं माँ जी, मुझे तो मेरी सास के हाथ से ही सबसे पहले मुंह दिखाई करवानी है। लगता है तेरी बहू की शक्ल देखना भी मेरे नसीब में नहीं है। अरे ऐसे क्यों बोल रही है तू? मुंह दिखाई ही तो है, मैं कर देती हूँ, फिर तू आकर कर लियो और देख लियो मेरी बहू को। जिस तरह से तेरी बहू मना कर रही है,
लग तो यही रहा है कि तेरी बहू भी मुंह दिखाई नहीं करवाना चाहती है। रुक तू, मैं जाकर करती हूँ, फिर एक एक करके सब कर लेना। और जिसकी इच्छा थी वो मुझे देखे, वो मेरी बहू को देख लेना आज। जैसे ही विमला रूबी की मुंह दिखाई करने जाती है, रूबी धीरे से विमला का घूंघट खींच देती है और यहाँ विमला का घूंघट हटता है तो वहाँ रूबी का भी हट जाता है। दोनों सास बहू की मुंह दिखाई एक साथ होती है। ये देखकर लक्ष्मी कहती है, लो, आज तो भगवान ने दर्शन दे ही दिए। यहाँ हम बहू की मुंह दिखाई करवाने आए थे और साथ में आखिरकार सास की भी मुंह दिखाई हो ही गई। और कमलेश भाई साहब, आपने बताया नहीं, विमला बहन इतनी खूबसूरत है। अब तो आपने देख ही लिया है ना। चलो माँ जी, आपके बहाने ही सही, लेकिन मेरी मुंह दिखाई यादगार हो गई। विमला इतने समय से अपना चेहरा किसी को नहीं दिखा रही थी, लेकिन अपनी बहू की मुंह दिखाई के समय आखिरकार विमला की भी मुंह दिखाई हो जाती है और उसके बाद विमला कभी घूंघट में नहीं रहती और अपनी बहू के साथ खुशी खुशी रहती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।